नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मानव श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम इसको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और इसको लगभग 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और इसका एक तीसरा पार्ट लाएंगे जिसमें इसके संबंधी जो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि एनटीपीसी इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, उन एग्जाम्स में जो है बायोलॉजी संबंधित जो है क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे। एनटीपीसी स्पेशल में अगर स्पेशली एनटीपीसी अगर बात करें तो यहाँ पर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो है केवल बायोलॉजी से बनने वाले हैं। तो इसलिए ना वीडियो को आप ठीक से देखिए। ग्रुप डी आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन बहुत सारे से पूछे जाएंगे, है ना। तो चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मानव श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बात आती है कि श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, श्वसन क्या होता है और श्वसन जो है कितने चरणों में होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें पर्टिकुलर्स की श्वसन क्या होता है तो जनरली हम क्या जवाब देंगे। जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन का अंदर लेना, यानी एयर जो होती है आपकी, एयर होती ना, एयर में क्या ऑक्सीजन होती है, इसको इन कर लेना और इसके बाद में जो आपका CO2 होता है, CO2 को आउट कर लेना, है ना। आप जनरली क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर कर लेना और CO2 को बाहर करना ही, यानी सांस एक बार लिए एक बार छोड़ दिए, ये क्या है आपका, ये आपका श्वसन आप सोचते हैं, यही आपका क्या होता है, श्वसन होता है। लेकिन ये श्वसन नहीं है, आप इस बात को विशेष ढंग से ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, श्वसन एक मानव शरीर में जो है जटिल प्रक्रिया होती है और जिसमें कई सारी चीज़ें जो है भाग लेती हैं, कई सारे अंग भाग लेते हैं और कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम श्वसन के चरणों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। श्वसन के 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? श्वसन के चरण की अगर हम बात करें तो श्वसन जो है 3 चरणों में होता है। पहला जो होता है ये बाह्य श्वसन होता है, बाह्य श्वसन होता है। दूसरा जो होता है ये गैसों का परिवहन होता है। क्या होता है? गैसों का परिवहन होता है, यानी विनिमय होता है, गैस का जो है आदान प्रदान होता है। और तीसरा जो होता है ये होता है अंतः श्वसन। क्या होता है? ये अंतः श्वसन होता है। ठीक है, ये 3 चरणों में जो है श्वसन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होती है। आप इस बात को याद रखना। ठीक है, पहले बाह्य श्वसन में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली जो है सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यही आपका क्या होता है, जो ब्रीदिंग होती है ना, एक बार सांस लिया एक बार बाहर किया, यही आपका क्या होता है, बाह्य श्वसन होता है। ठीक है, अब गैसों का परिवहन, इसी दौरान क्या होता है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है और CO2 जो होती है, ऑक्सीजन क्या करती है, वो ब्लड में घुल जाती है और CO2 जो होती है वो बाहर हो जाती है, ये इसमें होता है। अंतः श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ पर होती है, ये आपकी प्रक्रिया जो है सेल्स में होती है, कोशिका में होती है। और कोशिका में पर्टिकुलर एक अंग होता है, कोशिकांग होता है, जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ये बात आपको पता है ना। तो इन्हीं चीज़ों को जो है हम लोग ठीक से पढ़ने वाले हैं। अब देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल जब ब्रीदिंग करते हैं, एयर से हमने क्या लिया, एयर से हमने लिया O2, है ना, और यहाँ से हमने क्या किया, CO2 को जो है छोड़ दिया। एयर से यहाँ पर O2 लिया और CO2 को छोड़ लिया। अब इसको हम जनरली क्या कह रहे हैं, इसको कोई भी जीवधारी होगा जब O2 लेगा यानी एयर लेगा और CO2 छोड़ेगा तो इसको सामान्य ढंग से श्वास लेना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? श्वास लेना कहा जाएगा। ठीक है, इसको सामान्य ढंग से श्वास लेना कहा जाएगा। और ये श्वास लेने की प्रक्रिया संबंधित आपसे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे या 2 शब्दों के बारे में पूछा जाता है कि ये श्वास, एक बार तो हम लोग श्वास लेते हैं अंदर और दूसरी बार श्वास हम लोग छोड़ देते हैं बाहर। तो ये पूछा जाता है कि जब श्वास को हम अंदर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और जब श्वास को हम बाहर छोड़ देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। देखो, श्वास को जब अंदर लेते हैं तो इसको हम निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। और जब श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं? उच्छ्वासन, उच्छ्वास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, ये टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि निःश्वासन क्या होता है, उच्छ्वास क्या होता है। तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं यानी O2 इन करते हैं और जब हम CO2 छोड़ते हैं यानी आउट करते हैं तो उसको उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें श्वसन की कि श्वसन क्या होता है, तो आप बात हम लोग यही कर रहे थे ना, श्वसन के बारे में हमने बताया। श्वसन जो होता है
ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। देखो भाई, श्वसन में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका क्या होता है, एयर होता है, और एयर जो है ये आपकी नाक के द्वारा लिया जाता है। नाक के बाद में ये कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है ना, ग्रसनी में जाता है, जिसको फेरिंग्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलो लिखे देते हैं, फेरिंग्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, कि इंग्लिश में टर्म्स जो है सीधे हिंदी में लिखा मिल, फेरिंग्स जो है हिंदी में लिखा मिल जाएगा। ठीक है, ग्रसनी के बाद में ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है श्वास नली में, यानी ट्रैकिया में जाता है, श्वास नली में। कहाँ जाता है, श्वास नली को ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। श्वास नली में चला जाता है, श्वास नली के बाद में पहुँचता है फेफड़ों में, यानी लंग्स में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, लंग्स में पहुँचता है। और लंग्स में जो है आपका जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो आपका ऑक्सीजन होता है O2 जो होता है, ये ब्लड में जो है घुल जाता है। और ब्लड में जो है एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब यहाँ से हमने एयर लिया तो इस एयर में हमने क्या क्या लिया था, पहले ये देख लो। एयर में हमने एक तो नाइट्रोजन लिया, यानी देखिए जो आपके वातावरण जितनी भी गैसेस व्याप्त हैं उन सभी गैसेस को जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। नाइट्रोजन ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्गन ले लेते हैं। ठीक है, नियॉन, जो भी गैसेस जो आपकी यहाँ पर जो है होती हैं वो सभी की सभी जो है गैसेस ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं यहीं पर आपको, जिससे आपको थोड़ा आसानी होगी समझने में। नाइट्रोजन जो है 78% जो है यहाँ पर उपस्थित होती है, 78% की हम पूरी ले लेते हैं, और पूरी की पूरी जो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये पूरी अंदर करते हैं और पूरी बाहर कर देते हैं। अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है आप 21% लेते हो, लेकिन छोड़ते कितनी है हम लोग, 17% जो है हम इसको आउट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप 21% लेते हैं और 17% जो है इसको छोड़ देते हैं। CO2 के बारे में बात करें तो CO2 जो होती है 0.03% होती है, लेकिन इतनी हम लेते हैं, जो होती है वही हम ले लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितनी है, इसको हम 4% छोड़ते हैं। ठीक है, कितनी, 4% जो है आपकी CO2 जो है आउट होती है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखना कि ब्रीदिंग में जो है CO2 कितनी आउट होती है, तो 4% जो है लगभग CO2 आउट होती है। हम बात कर रहे थे कि जब यहाँ से एयर यहाँ तक आई, फेफड़ों में आई, है ना, फेफड़ों में जब आई तो यहाँ पर कूपिकाएँ होती हैं, और कूपिकाओं में जो है ब्लड भरा रहता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन O2 जो है यहाँ पर होमोग्लोबिन से मिल जाता है। होमोग्लोबिन जो है यहाँ पर क्या है, तो ये एक प्रोटीन है, ध्यान रखना। क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन का एक जटिल प्रोटीन है, ध्यान रखना। होमोग्लोबिन जो है एक जटिल प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन जो होता है ना आपका, उसमें हीमेटाइट यानी लोहा का एक अयस्क होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन जो है O2 जो है हीमोग्लोबिन में जो है मिल जाता है। मिलने के बाद में ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, यानी कि HbO2 बना लेते हैं। और HbO2 को हम क्या कहते हैं, बताओ भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है आपका, ये हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन यानी O2 को सेल्स तक पहुंचाता है। कौन, ये क्या करता है, सेल तक जो है O2 को जो है पहुंचाता है, यानी इन करता है ना। ये जब यहाँ पर जो है इसके साथ मिल जाता है, मिलने के बाद में जो है आपकी सेल्स तक पहुँचाता है। और सेल में जैसे ही एंटर करता है, सेल में जैसे ही एंटर करता है तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है, इसका दाब जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसके कारण जो है ये यहाँ पर कम दाब हो जाता है। और जिसके कारण इस सेल में जो है फिर से ये जो आपका हीमोग्लोबिन और ये जो है ना, ये दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि ये O2 में बदल जाता है और प्लस ये हीमोग्लोबिन में जो है बदल जाते हैं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ पर O2 अंदर चला गया। O2 जब अंदर चला गया तो यहाँ पर O2 का काम देख लो जरा। O2 यहाँ पर जाने पर क्या करता है, देखो रक्त में या शरीर में जो हम कह लें यहाँ पर ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। ये जो बात जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोज होता है आपका। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ये क्या होता है, C6H12O6, है ना, C6H12O6 होता है। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है सेल के अंदर तो ऑक्सीजन के साथ में ये मिल करके, चलो इसको पूरी रिएक्शन करा देते हैं, चलो छोड़ो, ठीक है। जब ये इससे मिलता है
तो ये क्या बनाते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट अपना बना लेते हैं। एक तो CO2 छोड़ते हैं और प्लस H2O यानी जल बनाते हैं, और प्लस यहाँ पर जो है ये क्या रिलीज करते हैं, ऊर्जा जो है यहाँ पर ये रिलीज करते हैं। किसके संपर्क में आने पर, ऑक्सीजन के संपर्क में जब ग्लूकोज आता है। देखो ऑक्सीजन जो है ये आपकी ध्यान रखना, ये क्या है, ये क्रियाशील गैस है, यानी कि जल्दी से क्रिया कर देती है और उस किसी चीज़ को जो है क्षय कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिला और क्या बनाया प्रोडक्ट, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और H2O यानी जल बनाया, और प्लस में यहाँ पर क्या निकाला, ऊर्जा निकाला। इतनी चीज़ें जो है यहाँ पर ये निकालते हैं, बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे थे। हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर जब सेल में जो है अलग अलग हो गया, यहाँ पर सेल में जो है हीमोग्लोबिन जब अलग हो गया, तो यहाँ से जो है देखिए हीमोग्लोबिन ने क्या किया, यहाँ से अब क्या किया, CO2 उठाया। क्या उठाया, CO2, यानी कि सेल में क्या हो रहा था, सेल में जो है ग्लूकोज के दहन की प्रक्रिया चल रही थी, और उसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकला था, देखो यहाँ पर हमने CO2 निकाला और क्या निकाला, जल निकाला। तो जल तो जो है काम का हो गया, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो हानिकारक है ना। तो इसमें क्या किया, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 को लेकर के फिर से आउट कर देता है। क्या कर देता है, CO2 जो है इसको फिर से बाहर कर देता है, यानी बाहर कहाँ, फिर से सीधे फेफड़े में लाता है, और फेफड़े में यहाँ पर जो है आपकी कूपिकाएं जहाँ पर होती हैं वहाँ से फिर से ये बाहर हो जाती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताया था। तो इतनी प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत होती है, आप ठीक से समझ गए होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ। ठीक है, ये इतनी सारी जो प्रक्रिया है, ये इतनी सारी जो प्रक्रिया है, इसको ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये श्वसन प्रक्रिया होती है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। दो तीन चीज़ें और हम बता दे रहे हैं। देखो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, इसके बारे में एक आध बात हम और बता देते हैं। हीमोग्लोबिन जो, इसका रंग की अगर हम बात करें तो इसका रंग जो होता है बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है आपका हीमोग्लोबिन का। लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, यानी O2 जब इसमें मिल जाता है, तो इसका कलर जो है कैसा हो जाता है, तब इसका रंग कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन की जो है, हीमोग्लोबिन की रक्त में पर 100 ml रक्त में जो है कितनी मात्रा होती है, तो लगभग 15 ग्राम जो है पर 100 ml में जो है आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, हमने क्या बताया, जनरली जो है हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है। लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन जो है सोल्यूबल हो जाता है, यानी मिल जाता है जब, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और पर 100 ml में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 15 ग्राम जो है होती है। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया आपकी श्वसन कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो श्वसन का जो अगला पॉइंट है, यानी श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो चलो श्वसन के टाइप हम लोग पढ़ते हैं। श्वसन जो होता है 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। एक आक्सीय श्वसन होता है, दूसरा अनाक्सीय श्वसन होता है। कौन सा, एक आक्सीय श्वसन होता है और दूसरा अनाक्सीय श्वसन होता है। चलो भाई देखते हैं भाई, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। श्वसन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो श्वसन हमने बताया आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका आक्सीय श्वसन होता है, आक्सीय श्वसन होता है, और दूसरा जो होता है आपका ये अनाक्सीय श्वसन होता है, अनाक्सीय श्वसन होता है। ठीक है, अनाक्सीय श्वसन जो है होता है। ये श्वसन के जो हैं 2 टाइप हैं, ये बात आप याद रखिएगा। आक्सीय श्वसन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहे, क्या रहे, ऑक्सीजन उपस्थित रहे। और अनाक्सीय श्वसन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित रहे। क्या रहे, अनुपस्थित रहे, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित रहे वो अनाक्सीय श्वसन होता है। देखो आक्सीय अनाक्सीय, ठीक है, तो उपस्थित हो तो आक्सीय श्वसन और अनुपस्थित हो तो अनाक्सीय श्वसन होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आक्सीय श्वसन में क्या होता है, तो इसमें ग्लूकोज जो होता है ना आपका, क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, किसका, ग्लूकोज का जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। जबकि यहाँ पर ग्लूकोज का जो ग्लूकोज होता है उसका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। कैसा होता है, आंशिक रूप से जो है इसका ऑक्सीकरण जो है यहाँ पर होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये किस तरीके से होता है। तो देखो अगर हम मान लो इसका अगर फार्मूला देखें अगर ग्लूकोज का, तो C6H12 और O6 प्लस यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन उपस्थित है तो O2 हमने कर लिया। ठीक है, O2 कर लिया, चलो इसको हम 6O2 कर लेते हैं।
6O2 कर लिया, ठीक है। तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके 6CO2 बना रहे हैं, प्लस 6H2O बना रहे हैं, और प्लस जो है ये यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, आपकी ऊर्जा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा जो है निकाल रहे हैं। और ये जो ऊर्जा होती है, आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितनी ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर 38 ATP होती है। कितनी, 38 ATP जो एनर्जी यहाँ पर जो है आपकी रिलीज होती है। कहाँ से, यहाँ से आप ध्यान रखना है, यहाँ पर कितनी ऊर्जा रिलीज हो रही है, 38 ATP जो है रिलीज हो रही है। अब बात आती है ATP क्या होता है, तो ATP के बारे में थोड़ा जान लो। इसको कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है आपका ये ATP होता है, ठीक है, ATP। इसके रूप में जो है आपकी ऊर्जा जो है आपके शरीर में जो है क्या होती है, संचित रहती है, ठीक है। या सेल में जो है ऊर्जा जो होती है 38 ATP जो होती है ये यहाँ पर संचित रहती है। और ये ऊर्जा अगर मान लो आप किलो कैलोरी में देखें तो लगभग जो है 673 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा होती है, ठीक है। कितनी, 673 किलो कैलोरी लगभग ऊर्जा जो है यहाँ से क्या होती है, निकलती है। अब अगर हम यहाँ पर अनाक्सीय श्वसन की बात करें तो यहाँ पर जो है देखो C6H12O6, और ये जब हमने बताया यहाँ पर O2 पहली बात तो अनुपस्थित होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज का जब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हो रहा है, कम से कम हो रहा है, तो ये बाई प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, देखो भाई यहाँ पर जो है कुछ अम्ल जो है बन जाते हैं। जैसे पहले आपका एक लैक्टिक अम्ल बनता है, कौन सा, लैक्टिक अम्ल यहाँ पर पहले बनता है। इसके बाद में एक बनाते हैं ये लोग मेथोइक अम्ल बनाते हैं, और मेथोइक अम्ल के बाद में एक एथनोइक अम्ल बनाते हैं, एथनोइक अम्ल, ठीक है। ये जो है बनाते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें जो है कुछ एनर्जी जो है आपकी यानी प्लस ऊर्जा जो है यहाँ पर निकलती है, कुछ ऊर्जा जो है रिलीज होती है, और ये ऊर्जा जो होती है ये कितनी होती है, 2 ATP होती है। कितनी, 2 ATP, यानी कि 2 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है यहाँ पर जो है एनर्जी होती है। हालांकि देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एनर्जी जो है ये 2 ATP नहीं, यहाँ पर 4 ATP जो होती है, लेकिन 4 ATP यहाँ पर निकलती है, लेकिन 2 ATP जो है ये प्रक्रिया जो पूरी होती है ना उसमें जो है ये खर्च हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है ये शुद्ध लाभ रहता है। किसका, 2 ATP का जो है यहाँ पर शुद्ध लाभ रहता है। ये बात आप याद रखिएगा, कितने ATP का, 2 ATP का जो है यहाँ पर शुद्ध लाभ जो है रहता है, ठीक है। अब एक बात आती है और कि ऑक्सीय श्वसन जो होता है ये किन में होता है और अनाक्सीय श्वसन जो है किस में होता है। तो इनके अगर उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके ईस्ट में होता है, ईस्ट मतलब खमीर में होता है ना। इसके बाद में बैक्टीरिया में होता है, कहाँ होता है, बैक्टीरिया मतलब आपका जीवाणु में होता है। जीवाणु के बाद में अगर हम बात करें तो आपके एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर जो होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीवों में जो है ये होता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, खमीर, है ना, इन सब में जो है ये होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें आपके ऑक्सीय श्वसन की तो ऑक्सीय श्वसन जो होता है ये अगर इसके उदाहरण की बात करें तो ये होता है जानवरों में, या देखो लगभग जो है सभी प्रकार के जीवों में जो है ऑक्सीय श्वसन होता है। जानवरों की बात कर लें, मनुष्य की बात कर लें यानी मनुष्यों में, मनुष्यों के बाद में अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों में, है ना, पेड़ पौधों में जो है ये आपकी जो है प्रक्रिया आपकी होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीय श्वसन और ये आपका अनाक्सीय श्वसन जो है हो गया, ठीक है। आपका जो ऑक्सीय श्वसन जो होता है, ऑक्सीय श्वसन के भी चरण होते हैं और ऑक्सीय श्वसन के जो हैं 3 चरण होते हैं, है ना। ऑक्सीय श्वसन जो होता है आपका ये 3 चरणों में होता है। तो देखो कौन कौन से, पहला चरण जो रहता है आपका, और दूसरा जो चरण रहता है, और तीसरा जो चरण रहता है। पहला चरण जो रहता है इसको ग्लाइकोसिस कहते हैं, ग्लाइकोसिस होता है, ठीक है। और दूसरा चरण जो होता है ये होता है क्रेब्स चक्र, है ना, क्रेब चक्र होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन परिसंचरण
तंत्र के रूप में। ठीक है, तो ये जो है आपकी तीन ही आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के तरीके से होता है, क्रेब्स चक्र होता है, इलेक्ट्रॉन परिसंचरण तंत्र के रूप में जो है यहाँ पर ऑक्सीशोषण होता है। और देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये जो 3 चरण बताएंगे ना, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है एटीपी जो है जो मतलब प्राप्त होता है उसके बारे में बताया गया। ग्लाइकोसिस से जो है कितनी प्राप्त होती है और क्रेब्स चक्र से कितनी प्राप्त होती है और इलेक्ट्रॉन परिसंचरण तंत्र से जो है कितनी प्राप्त होती है, ये बातें जो है यहाँ पर आपकी बताई गई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलो, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना तो फिर से वही बात, लाइक कर लो, शेयर कर लो, और जो भी आपके डाउट्स हो ना उन सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए, जिससे मैं आपके हर एक कमेंट्स का या हर एक डाउट्स का जो है मैं जवाब दे सकूं। तो धन्यवाद। इसका दूसरा वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम लोग आगे जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।